Hello friends, welcome to Companion Study and this is Kirti here. As you know, I did in class 11th and I have chosen humanities stream. In my previous video also I have told you. So friends, जिन्होंने humanities ली है उनके लिए तो बहुत helpful होने वाली है वीडियो, एंड जिन्होंने नहीं ली है for them I can't do anything. So friends, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमें करना क्या है. There are 4 main subjects in humanities. First is English language, second one is political science, economics and sociology. Friends, I have chosen sociology. I am not having geography, so if there's time, so I will also teach geography, but first of all we will complete are these 4 main subjects. Okay, and हम किसी पर्टिकुलर बुक को कंप्लीट नहीं करेंगे एक बार, हम ना सभी बुक्स के एक एक चैप्टर्स करेंगे. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, देन वी विल डू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, इस टाइप से हम अपने चैप्टर्स करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर फर्स्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ. फ्रेंड्स, जो आपको अभी ये नोट्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर सेल्फ मेड नोट्स. ये मैंने ही बनाए हैं, मतलब बुक की हेल्प से बनाए हैं. सो आप इन नोट्स का अगर पीडीएफ चाहते हैं सो यू कैन कमेंट. ओके, वैसे तो आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ की ज़रूरत ही नहीं है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. चैप्टर नेम इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द चैप्टर. सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग पता होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ मतलब संविधान क्यों और कैसे. संविधान क्यों और कैसे. अब संविधान क्या होता है, सबसे पहले यही पता होना चाहिए. संविधान क्या होता है, आप इसको बोल सकते हो इट इज़ अ बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. मीन्स रूल्स और रेगुलेशंस की एक बुक, मतलब एक पर्टिकुलर बुक जिसमें सभी रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, दैट इज़ नॉन एज कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. एंड दिस अनदर डेफिनेशन दैट इट इज़ अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इट इज़ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल. क्लियर. मीन्स ये आप बोल सकते हो ये एक डॉक्यूमेंट है या फिर एक सेट है रूल्स, लिखे हुए रूल्स का, जो रूल्स लिखे हैं उनका सेट है. और कैसे रूल्स है वो, जो हर एक पीपल को, कंट्री के हर एक पीपल को मानने होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल लिखा गया है, दैट द रूल्स विच आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, ऑल पीपल हैव टू एक्सेप्ट दैम. क्लियर. सभी पीपल को एक्सेप्ट करने पड़ते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल लिखा है वही कंट्री पर अप्लाई होता है. जैसे देयर इज रिटन राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन. क्लियर. तो ये जो रूल्स है ना, ये कंट्री के पीपल को फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है. और इनकी लिमिटेशन से ऊपर गवर्नमेंट भी नहीं जा सकती है. सो अभी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, सो डोंट बी पैनिक, बिकॉज वन बाय वन हम सभी टॉपिक्स क्लियर करते चलेंगे. जितने चैप्टर्स हम आगे चलते जाएंगे उतने हमें टॉपिक क्लियर होता जाएगा. ओके, सो चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आया. एंड नाउ सेकंड थिंग इज़ व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. अभी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, बट कभी माइंड में आना चाहिए ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, संविधान की ज़रूरत क्यों हुई हमें, ठीक है. दैट व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. सो द रीज़न बिहाइंड इट, देखो यहाँ पे हम कुछ फीचर्स पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. देखो ध्यान से समझना, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी है. इससे ज़्यादा ईजी चैप्टर तो आपने कभी क्लास 10th 9th में भी नहीं था. इतना ईजी चैप्टर, पूरा चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, बहुत ईजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है. सो प्लीज़ लिसन इज केयरफुली. ओके, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक है. कोई भी टॉपिक आपको छूटना नहीं चाहिए, अदरवाइज यू विल बी कन्फ्यूज्ड. ओके, सो देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 5 फीचर्स होते हैं. तो फीचर्स क्या होते हैं एंड उनके फंक्शंस क्या होते हैं. जो ये फीचर्स होते हैं ना, 4 जो फीचर्स है आपके, देखो जो फीचर्स हैं उन्हीं की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत पड़ी. मतलब या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उसके कुछ 5 फीचर्स हैं. उन 5 फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये 5 फीचर्स हैं, ये 5 चीज़ें हैं, इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी. ओके, तो कन्फ्यूज़ मत होना दैट व्हाट इज शी इज़ सेइंग. ओके, सो देखो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. अभी पैनिक नहीं करना है प्लीज़, जब तक ये 5 फीचर्स कंप्लीट ना हो जाए पैनिक नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये कंप्लीट होते हैं ना आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा. दिस इज़ माय गारंटी. सो फर्स्ट फीचर इज़ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड इंश्योरेंस. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है हमारा, वो क्या अलाउ करता है, कोऑर्डिनेशन एंड इंश्योरेंस. अब कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑपरेट करना एक दूसरे को. इंश्योरेंस आप कह सकते हो, मतलब इंश्योरेंस आप कह सकते हो एश्योर करना किसी चीज़ को, मतलब हम अपनी कंट्री में है, सेफ़ है, ठीक है. तो आप इनका मीनिंग यही लगा सकते हो. कोऑर्डिनेशन मीन्स कोऑपरेट करना, इंश्योरेंस मतलब एश्योर करना, ठीक है. तो आप अब फर्स्ट फीचर क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड इंश्योरेंस. तो आप ये कह सकते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोऑर्डिनेशन और इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी. क्लियर. ऐसे कह रही थी मैं कि जो फीचर्स है इसकी वजह से ज़रूरत पड़ी. तो इसका फंक्शन क्या है, देखो
कैसे प्रोवाइड करता है कोऑर्डिनेशन एंड इंश्योरेंस? तो कैसे प्रोवाइड करता है? इट्स प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमंग्स मेंबर ऑफ सोसाइटी। मतलब इसने जो सेट ऑफ बेसिक रूल्स, देयर इज अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर बेसिक रूल्स, तो वो हमें बताते हैं, उनमें लिखा हुआ है कि हम पीपल के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सोसाइटी में जो मेंबर्स हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इज इट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो द सेकेंड फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। अब देखो फर्स्ट फीचर क्या था कि कोऑर्डिनेशन और इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन हमें, ठीक है। अब सेकंड फीचर है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, वो रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो उनको फॉलो कौन करवाएगा भाई? कॉन्स्टिट्यूशन तो सिर्फ एक बुक है ना, बुक तो नहीं बोलेगी कि दैट फॉलो दीज रूल्स, फॉलो दीज रूल्स। सो देयर इज, आप बोल सकते हो वहाँ पे कोई अथॉरिटी है ना, जो जिसके हाथ में पावर है, जो बताएगी कि ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं। क्लियर? सो हु इज़ दैट? सो दैट इज गवर्नमेंट। द सेकेंड, देखो यहाँ पे लिखा है ना, द सेकेंड फंक्शन इज टू स्पेसिफाई हु इज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन द सोसाइटी। मतलब सेकेंड फंक्शन क्या है? सेकेंड फंक्शन हमें ये बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि किसके हाथ में पावर है, किसके हाथ में पावर है, किस चीज़ की पावर, कि जो हमें डिसीज़न जो बनेंगे उसकी, किस डिसीज़न बनाने की, या फिर आप कह सकते हो कि डिसीज़न मेकिंग की पावर किसके हाथ में है, यही बताता है हमारा सेकेंड फीचर। आई एम रिपीटिंग अगेन, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, मतलब डिसीजन बनाने की पावर किसके हैंड में है, ये बताता है हमारा सेकेंड फंक्शन, ठीक है। अब आता है थर्ड फीचर। अब ये बताता है, देखो यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि डिसीजन मेकिंग की पावर किसके हाथ में है। अब ये मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ, मैंने अभी बताया कि डिसीजन मेकिंग की पावर किसके हाथ में है? इट इज़ इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? अब गवर्नमेंट के हाथ में डिसीजन मेकिंग की पावर है। क्लियर? तो अब देखो, अगर गवर्नमेंट के हाथ में हमने डिसीजन मेकिंग की पावर दे दी, सो तो अपनी पावर का मिसयूज़ भी कर सकती है ना। इज़ इट क्लियर फ्रेंड्स? अपनी पावर का, अगर आप किसी पर्टिकुलर बंदे के हाथ में सारी पावर दे देते हो अपनी फैमिली की, तो वो अपनी फैमिली की, उनके हाथ में जब पावर आ गई सारी, तो ही और शी कैन मिसयूज़ ऑल्सो, because they are having full power, so they can misuse also. So that's why there are some limitations also, कि ताकि कोई misuse ना करे, इसलिए कुछ limitations होती है। ऐसा मानिए कि जैसे पूरी कंट्री होती है, ऐसे आपकी फैमिली है, एंड फैमिली में एक, समझ लीजिए कि एक बुक है आपके पास, आपकी फैमिली में एक बुक लिखी गई है जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं। क्लियर? अब वो बुक नहीं बोलेगी ना कि ये रूल्स फॉलो करो, तो उसके लिए एक अथॉरिटी है, दैट इज़ योर फादर, मे बी योर ग्रैंड फादर। ओके, तो वो क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं, सुबह इस टाइम उठाना है, रात को इस टाइम बाहर नहीं जाना है, सुबह इस टाइम रेडी हो जाना है, ठीक है, इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम खेलना है। सो दैट इज़ टोल्ड बाय योर फादर एंड दैट इज़ रिटर्न इन द बुक, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड फादर इज़ गवर्नमेंट। क्लियर? एंड फैमिली इज़ कंट्री। आई होप दिस इज़ क्लियर। फैमिली से कंपेयर करो ना तो ईजिली आपको समझ आ जाएगा। तो इतना समझ आया? तो डिसीजन मेकिंग की पावर किसके हाथ में है? आपकी फैमिली में, आपके फादर के या फिर ग्रैंड फादर के। और आपकी हमारी जो कंट्री है उसमें किसके हाथ में है? दैट इज़ इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। इज़ इट क्लियर? तो जैसे कि आपके फादर के या फिर ग्रैंड फादर के हैंड में जो पावर है, अगर उनके हैंड में सारी पावर आ जाएंगी तो क्या करेंगे? अपनी पावर का मिसयूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, जो हमारे फादर होते हैं तो वो तो मिसयूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर देयर चाइल्ड। ओके, तो वो तो हमारे लिए अच्छा ही चाहेंगे। लेकिन गवर्नमेंट कैसी होते हैं? गवर्नमेंट को कोई फ़र्क पड़ता है? कुछ गवर्नमेंट अच्छी होती है, कुछ अच्छी नहीं होती। तो गवर्नमेंट मिसयूज़ भी कर सकती है पावर का। तो अगर वो मिसयूज़ कब करेगी? जब उसके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं होगी। अब देखो, अगर आपके ग्रैंडफादर या फिर फादर है जिनके हैंड में सारी पावर है, बट देयर आर ऑल्सो सम लिमिटेशंस। ऐसा नहीं है कि वो हमें रूल्स सिखा रहे हैं, बट दे आर नॉट फॉलोइंग दैम सेल्फ। उन्हें खुद भी वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, मतलब उनके ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस लगाई गई है, एंड वो जो लिमिटेशंस होती है उनके ऊपर नहीं जा सकती गवर्नमेंट, मतलब अपनी लिमिटेशंस का, अपने पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकती, बिकॉज दे आर ऑल्सो हैविंग सम लिमिटेशंस। इज इट क्लियर? 9 minutes हो गई है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स रीड। द थर्ड फंक्शन इज दैट देयर आर सम लिमिट्स ऑफ power, and these limits are fundamental in the sense that government may never trespass them। मतलब ये लिमिट्स क्या है? फंडामेंटल है। फंडामेंटल का मतलब क्या है? कि गवर्नमेंट इन लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकती है। क्लियर? तो ये समझ आया दोनों एक दूसरे से कैसे लिंक है। फर्स्ट है कि डिसीजन मेकिंग की पावर होती है किसी के हाथ में, कौन है वो? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के हाथ में जब पावर है तो उसके ऊपर कुछ लिमिट्स भी है। क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज
एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी मीन्स एस्पिरेशन आप कह सकते हो इच्छाएं, गोल्स कह सकते हो आप लक्ष्य, है ना, जैसे सबका गोल होता है, ड्रीम होता है, एस्पिरेशंस होती है, इच्छाएं होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट के हाथ में पावर है तो गवर्नमेंट को सबकी इच्छाएं, ठीक है, सबके गोल्स पूरा करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर ही है। क्लियर? जैसे कि आपके फैमिली में आपके फादर के हैंड में है सारी पावर, तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो आपके गोल्स पूरे करें, ठीक है। जैसे कि घर में मतलब आपके जितना मनी आता है ऑल इज़ इन द हैंड ऑफ योर फादर। क्लियर? तो आपके क्या गोल्स है, या फिर आप बोल सकते हो कि आपको क्या खरीदना है, व्हाट यू वांट, सो यू विल गो टू योर फादर एंड आस्क फॉर द मनी। क्लियर? तो ऐसे ही होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो सिटीजन्स के गोल्स को और इस एस्पिरेशंस मतलब इच्छाओं को पूरा करें। अब ये तो नहीं है कि आपको पेंसिल चाहिए तो आप गवर्नमेंट के पास जाओगे, दिस इज़ नॉट द राइट वे। जो गवर्नमेंट है वो कंट्री की है, तो कंट्री के जो गोल्स और एस्पिरेशंस होते हैं, कंट्री गोल्स एस्पिरेशन क्या होती है, जैसे पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी को हटाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है। अब करप्शन है, करप्शन वैसे गवर्नमेंट कैसे हटा सकते हो, तो पीपल के हाथ में होता है ना करप्शन हटाना। पॉवर्टी होती है ना, ऐसे बहुत सारे गोल्स और एस्पिरेशंस होते हैं, जैसे कि हर एक स्टूडेंट को, हर एक चाइल्ड को एजुकेशन दिलाना, ठीक है, ये सब गोल्स होते हैं, मतलब अपनी कंट्री को एजुकेटेड बनाना, अपनी कंट्री को टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रखना, दैट आर द गोल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द कंट्री दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू फुलफिल। Clear? Let's read. This function enables the government to fulfill the aspirations of a society and creates condition for a society. Is it clear? यही होता है कि aspiration और goals को fulfill करना उनकी जिम्मेदारी होती है। Next and the last one, that is fundamental identity of a people. Friends, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, I think it is नीचे का हेड हो गया शायद वो। तो फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल क्या होता है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या प्रोवाइड कराता है आपको, एक फंडामेंटल आइडेंटिटी, आप कह सकते हो पहचान, जैसे होता है ना आम आदमी की पहचान, है ना, मतलब आपको एक पहचान प्रोवाइड करता है दैट यू आर इंडियन, ठीक है। आपके पास अपनी आइडेंटिटी भी तो होता है, जैसे आइडेंटिटी कार्ड आता है ना, कहीं कहीं पे चेक करते हैं कि शो मी योर आइडेंटिटी कार्ड, वेयर आर यू फ्रॉम, आर यू इंडियन, आर यू अमेरिकन, फलाना ब्ला ब्ला ब्ला, होता है ना। तो फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक फंडामेंटल आइडेंटिटी भी प्रोवाइड कराता है। क्लियर फ्रेंड्स? जैसे कि अगर किसी ने हमारी आइडेंटिटी का मिसयूज़ करा और हमें कह रहा है कि नहीं हम तो इंडियंस, कह रहा है कि नहीं ये तो इंडियन नहीं है, तो हम फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जैसे कि हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे, फिर वो हमसे पूछताछ करेगी, जब पता चलेगा कि हम इंडियन ही हैं, फिर वो हमें एक एश्योरेंस देगी, ठीक है, एश्योर करा देगी कि हाँ ये इंडियन ही है, हमें हमारी आइडेंटिटी वापस मिल जाती है। समझ में आया? अब जो आपने 5 फीचर्स पढ़े हैं, ठीक है, फर्स्ट इज़ कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस अलाउ करती है, सेकंड स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, देन लिमिटेशंस, देन एस्पिरेशन एंड गोल्स, ये क्या है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, एंड देन फंडामेंटल आइडेंटिटी। सो ये 4 फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत पड़ी। लिंक कर पा रहे हो ना एक दूसरे से? टॉपिक क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, इसमें गवर्नमेंट के हैंड में क्या होती है, पावर होती है, एंड वो मिसयूज़ ना करे इसलिए लिमिटेशंस भी होती हैं, और जब गवर्नमेंट के हाथ में पावर है तो उसको एस्पिरेशन और गोल्स सोसाइटी के फिल करने का क्या होता है, उसको उसकी जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट, इट ऑल्सो प्रोवाइड फंडामेंटल आइडेंटिटी, सो दैट्स वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू फ्रेंड्स। Now move on to the next one topic, that is the authority of a constitution. अब ये जो टॉपिक है ये भी बहुत इजी है, मतलब पूरा चैप्टर ही इजी है, पर अभी एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है और कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है। अब इसकी ऑथोरिटी क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, दैट वी हैव टू डिस्कस। तो इसमें कुछ वर्ड्स आएंगे फ्रेंड्स, अजीब अजीब से वर्ड्स, ठीक है, मतलब नए नए वर्ड्स है, वो आपने आज से पहले नहीं सुने होंगे, तो उनको ज़रा ध्यान से समझना, क्योंकि अगर वो वर्ड्स बीच में आए आपको उनका मीनिंग नहीं पता तो यू विल बी कन्फ्यूज। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपकी एनसीईआरटी बुक है जो, उसमें 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बिकॉज मैंने पहले इसकी डेफिनेशन लिख दी थी। एंड सेकंड वाज इज़ हाउ इफेक्टिव इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव है। थर्ड इज़ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट, कि कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है या नहीं, ठीक है। तो इनको तीनों क्वेश्चन के आंसर भी हम करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले एक नोट है यहाँ पे, इसको रीड कर लेते हैं। ऑल कंट्रीज डू नॉट हैव वन सिंगल डॉक्यूमेंट दैट कैन बी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, रेदर दे हैव सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम, मीन्स कि हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इट इज़ अ बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस,
ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इट इज़ अ सेट ऑफ रिटर्न रूल्स। क्लियर। तो इन्होंने कहा है कि हर एक कंट्री में, ऐसा नहीं होता कि हर एक कंट्री में कोई एक पर्टिकुलर बुक है या फिर कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं और उसे ही कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। तो इसमें यही लिखा है कि हर एक कंट्री में ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है या फिर एक पर्टिकुलर बुक है। देयर आर सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मीन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, वहाँ पे सीरीज है डॉक्यूमेंट्स की, बट उसको भी क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे? येस ऑफ कोर्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसी एक कंट्री का एग्जाम्पल भी दिया गया है, दैट इज़ यूके, यूनाइटेड किंगडम। उसमें कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है, देयर इज़ अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, द ऑथोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस टॉपिक में हमारे 3 टॉपिक आएंगे, ठीक है। तो तीनों टॉपिक को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है क्योंकि इसमें कुछ अजीब से वर्ड्स आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मोड ऑफ प्रोमुलगेशन। अब ये कहोगे सिस्टर ये कैसा अजीब सा वर्ड आया, समझ नहीं आ रहा। तो सिस्टर को भी पहले समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना। प्रोमुलेशन, इसका मीनिंग क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा है, देखो फ्रेंड्स, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना, तो मैंने कहीं कहीं लिखा है ऐसे, तो ये समझ रहे हो ना इसका मीनिंग क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन शॉर्ट फॉर्म लिखा है। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे और पावर मिली कहाँ से, मीन्स इसमें ये पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, ठीक है। ये पढ़ लिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला कहाँ से, कैसे बना कॉन्स्टिट्यूशन और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। ज़रूरत क्यों पड़ी है तो भाई हमने पढ़ लिया है वैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन मिला कैसे, ये है मेन इंपॉर्टेंट बात। तो देखो यहाँ पे इंग्लिश में यही बात लिखी है, दिस रेफर्स टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम इन टू बीइंग, कि मोड ऑफ प्रोमुलगेशन का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कैसे हुई, दैट वी हैव टू डिस्कस। तो देखो हमारी कंट्री जो इंडिया है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको आप बोल सकते हो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि इंडिया के जो पीपल है, इंडिया के पीपल्स जितने पीपल हैं इंडिया में, ऑल एग्री, ठीक है, सब एग्री करते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन से। कोई नहीं कहता कि नहीं ये रूल तो गलत लिखा है, ये रूल गलत लिखा है, ये फॉलो नहीं करना, वो फॉलो नहीं करता, तो सब एग्री करते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कंफर्टेबल भी है ना, क्योंकि देखो इसके पीछे बहुत सारी रीजंस है, ठीक है, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अभी बस आप इतना समझो कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज किसी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन है बट लोग उनको फॉलो नहीं करते। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? तो उसके पीछे का रीज़न ये है फ्रेंड्स कि कुछ कंट्रीज़ में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिलिट्री लीडर्स ने बनाया था। देखो यहाँ पे लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स। अब जब मिलिट्री लीडर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्होंने ये नहीं देखा था कि सिटीजन्स के फेवर में है ये या नहीं है, उन्होंने अपने मतलब से बनाया था। सो जब सिटीजन्स के फेवर में नहीं होगा, सो वाई दे फॉलो। ओके, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सक्सेसफुल इसीलिए तो है बिकॉज दैट इज़ इन द फेवर ऑफ सिटीजन्स। क्लियर, दैट इज़ इन द फेवर ऑफ सिटीजन, दैट वाई इट इज़ अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसी वजह से कुछ कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन है बट वहाँ के लोग उसे फॉलो नहीं करते बिकॉज वो मिलिट्री लीडर्स ने बनाया है एंड दैट इज़ नॉट इन देयर फेवर। लेट्स रीड, इन मैनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन डिफंक्ट। देखो एक वर्ड आया है डिफंक्ट मतलब है बट फॉलो नहीं कर रहे बिकॉज दे आर क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स, क्योंकि वो मिलिट्री लीडर्स ने बनाया है। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ में ना मुझे स्टिकी नोट्स चिपकाने थे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखनी थी, सो वो अभी तक लगाई नहीं है। तो मतलब अगर कोई इंपॉर्टेंट बात आएगी तो मैं आपको बता दूंगी, अगर कुछ छूट गया तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं, बट देर आर ऑल्सो मैनी सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन की, बट देखो कुछ कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन है फॉलो नहीं करते, ऐसा है, बट कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी है जिसमें सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है हमारी इंडिया का, नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट, इन सब में क्या है सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो रीज़न भी लिखा गया है, बिकॉज दे आर क्रिएटेड विद द आफ्टरमैथ ऑफ पॉपुलर नेशन मूवमेंट। इसका मतलब ये है, देखो फ्रेंड्स जैसे मैंने लिखा है ना, ये लिखा है यहाँ पे गो ब्रिटिशर्स स्ट्रगल, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ये आपको लिखने होते हैं बिकॉज जब आप समझ रहे होते हो वीडियो से तो आपको लर्न रहता है वो, बट जब आप खुद से नोट्स पढ़ने बैठते हो तो आप उसको भूल जाते हो। तो ये मीनिंग्स लिखे हुए हैं जो ब्रैकेट में है ना, ये मीनिंग्स लिखे हुए हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड के। अब देखो मैं बताती हूँ, इसमें कहा है कि इंडिया, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट जैसी कंट्रीज़ में सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो पॉपुलर नेशन मूवमेंट के द्वारा बनाया गया था। द्वारा नहीं कहेंगे, मतलब वहाँ पे क्या हुआ था, पॉपुलर नेशन मूवमेंट हुआ था। जैसे इंडिया में पॉपुलर नेशन मूवमेंट क्या बोलेंगे, गो ब्रिटिशर्स गो, जैसे बोलते ना कि अंग्रेज़ों जाओ, भारत छोड़ के जाओ। तो ये मूवमेंट हुआ था कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हमने मूवमेंट करा था कि तुम भारत छोड़ के जाओ। तो
उस टाइम पे ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था ना, बिकॉज व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, दैट वाज मेड इन अनडिवाइडेड इंडिया। क्लियर? तो मतलब एक आप बोल सकते हो बिकॉज ऑफ द पॉपुलर नेशन मूवमेंट, पॉपुलर नेशन मूवमेंट हुआ था, इसीलिए क्या हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल है। तो अब कहोगे ऐसा कैसे सिस्टम, मतलब कहीं पे मतलब पॉपुलर नेशन मूवमेंट नहीं हुआ तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, ऐसा क्यों? पॉपुलर नेशन मूवमेंट हुआ इसलिए सक्सेसफुल हुआ, ये तो है, बट इसके पीछे का रीज़न क्या है? बिकॉज इट हैव पब्लिक क्रेडिबिलिटी, दैट इज़ द मेन रीज़न। देखो हाईलाइट किया गया है मैंने, पब्लिक क्रेडिबिलिटी, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन के पास पब्लिक क्रेडिबिलिटी है। पब्लिक क्रेडिबिलिटी का मतलब ये है कि पब्लिक इससे एग्री करती है। मतलब जब ये हुआ था ना कि ब्रिटिश जाओ इंडिया छोड़ के, तो उस टाइम पे जो पब्लिक थी वो फेवर में थी कॉन्स्टिट्यूशन के, बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन था, देखो ये आगे का टॉपिक है, मतलब है तो इसी चैप्टर का, बट आगे आएगा ये टॉपिक, फिर भी आपको क्लियर करने के लिए एक बार बता देती हूँ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे थे ना सभी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड मैनी अदर्स। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ पे इंडियन सिटीजन्स या फिर कोई अंदर नहीं आ सकता, उस असेंबली में अंदर आ सकते थे। ठीक है, मतलब अंदर आने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी छुपा के नहीं बनाया जा रहा था, और वहाँ पे डिबेट भी हो रही थी बहुत कि विच थिंग इज़ गुड फॉर सिटीजन्स एंड विच इज़ नॉट गुड। मतलब सारी अच्छी चीज़ें ही कॉन्स्टिट्यूशन में लगाई गई है, ऐसा कुछ नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी भर दिया वहाँ पे। So that's why it is a successful constitution, because it have public credibility. Is it clear? So friends, सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर ये वीडियो बीच में एंड हो जाए, ठीक है, सो उसके लिए आई एम सो सॉरी, बिकॉज आई डोंट नो, बिकॉज आई मेड वीडियोज़ विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, राइट? तो बीच में एंड हो जाती है, मतलब पता नहीं चलता। सो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, अगर ये एंड हो जाए बीच में, मतलब जहाँ पे भी एंड होगी ना, बट उसके बाद मैं सेकंड पार्ट में डाल दूँगी। ओके, सो उसके लिए पहले ही सॉरी बोलती हूँ। सो हमने पढ़ लिया मोड ऑफ प्रोमulgation की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था। ओके, वी हैव रेड दिस थिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था। क्लियर? कैसे बना था, और ये पढ़ा है ना कि कुछ मिलिट्री लीडर्स थे, ठीक है, ये सब पढ़ लिया हमने। पॉपुलर मूवमेंट की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कुछ पढ़ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्मली क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन था किसके द्वारा बनाया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अभी बताया था मैंने। क्लियर? बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949, कि दिसंबर 1946 में बनना स्टार्ट हुआ था एंड नवंबर 1949 में इट वॉज कम्प्लीटेड। ओके, एंड यहाँ पे एक स्टिकी नोट लगा के मतलब मुझे ये भी लिखना था, आप लोग लिख लीजिए, अगर लिख रहे हो नोट्स तो लिख लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा था। 2 years 11 months एंड 18 days। क्लियर? किस किस को पहले से पता था कमेंट ज़रूर करना। 2 years 11 months एंड 18 days। ओके, तो ये 1946 में स्टार्ट हुआ था, 1949 नवंबर में कंप्लीट हो गया था। ठीक है, ये टॉपिक आगे आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई कब किया गया था। ओके, तो वो आगे ही बताऊंगी। नेक्स्ट इज सम कंट्रीज हैव सब्जेक्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू फुल फ्लैग्ड रेफरेंडम, बट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नेवर सब्जेक्टेड टू सच अ रेफरेंडम बट नेदरलेस कैरीड इनॉर्मस पब्लिक अथॉरिटी। अब देखो एक वर्ड आया है यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, रेफरेंडम। रेफरेंडम वर्ड है, ये बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है, नया सा वर्ड है ना, अजीब सा पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा क्या होता है रेफरेंडम। तो देखो यहाँ पे लिखा है लाइक वोटिंग। रेफरेंडम का मतलब होता है वोट करना, जैसे कि आपके स्कूल में होते हो ना, हेड गर्ल हेड बॉय बनते हैं ना, मतलब अगर किसी पर्टिकुलर गर्ल को हेड गर्ल बना दिया जाए स्कूल का और आप लोग एग्री नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप लोग क्या करोगे? नहीं यार, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे तो हेड गर्ल हम भी बन जाते, अपने आप ही बना दिया टीचर्स ने इसको, हमसे वोट ही नहीं लिए, मतलब ऐसा बोला ही नहीं कि वोट करो यार, ठीक है। सो यू विल नॉट एग्री। क्लियर? बट अगर ऐसा कहा जाए कि हेड गर्ल और हेड बॉय आप लोग जिसको वोट दोगे वही बनेगा, सो यू विल बी एग्री। सो इसमें यही बताया गया है कि जो ये वोटिंग का प्रोसेस है ना, इसको ही रेफरेंडम बोलते हैं। क्लियर? आप बोलोगे कि रेफरेंडम हुई थी जब जाके हेड गर्ल और हेड बॉय बने। क्लियर? तो इसमें बताया गया है कि कुछ कंट्रीज़ में रेफरेंडम हुई, किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। देखो, सम कंट्रीज हैव सब्जेक्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू फुल फ्लैग्ड रेफरेंडम, कि कुछ कंट्रीज़ में रेफरेंडम हुई, मतलब वोटिंग हुई, वोटिंग टाइप हुआ, वोटिंग जैसा हुआ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा नहीं चलेगा, ये होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिखा है, बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ, इंडिया में रेफरेंडम नहीं हुआ, और इंडिया में रेफरेंडम भी नहीं हुआ, बट फिर भी इंडिया के पीपल सभी मानते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि
आपके स्कूल में किसी को वाइस हेड बॉय बना दिया गया और वहाँ पे वोटिंग भी नहीं हुई और अपने आप ही वाइस हेड बॉय बना दिया गया एंड यू पीपल आर एग्री, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, समझ आया। तो मतलब इंडिया में रेफरेंडम भी नहीं हुआ बट फिर भी सभी कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन से। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे हमारा मोड ऑफ प्रोमulgation टॉपिक कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द सेकंड टॉपिक। देखो ऑथोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही चल रहा है अभी। अब मैंने बोलता है ना इसमें 3 टॉपिक है, एक हो गया, सेकंड है सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। देखो मैंने साथ साथ में लिख रखा है, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही लिखना जब नोट्स बनाते हो ना। नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि कहीं से टेप टाप लिया, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है नोट्स का मतलब। आप हेल्प ले सकते हो किसी भी यूट्यूब चैनल की, बट उनको अपनी लैंग्वेज में लिखो। अगर आपको उनकी लैंग्वेज समझ आ रही है तो लिखो, वरना उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो, और जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही उनको ब्रैकेट में हिंदी में ज़रूर लिखना। ओके, सो व्हाट इज़ द टॉपिक? द सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इस टॉपिक में पढ़ने वाले कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, राइट, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखो इसमें सबसे पहले आता है, दिस इज अ होल मार्क ऑफ अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट गिव्स एवरीवन इन अ सोसाइटी सम रीजन टू गो अलोंग विद इट्स प्रोविजन। देखो वही आ गया, मैं पहले बता रही थी ना कि आगे आएगा ये, कि पीपल क्या कहते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है बिकॉज इसमें पब्लिक क्रेडिबिलिटी है। अब पब्लिक क्रेडिबिलिटी का मतलब पब्लिक इसको एग्री करती है इस कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो वो क्यों करती है? क्योंकि हर एक के पास एक रीजन है इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने का। अब रीजन का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इसका मतलब होता है कि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सब इक्वल है, इक्वालिटी लिखा हुआ ना, इक्वालिटी, तो मतलब सब इक्वल है। तो पीपल के पास एक रीज़न है ना इसको मानने का कि हाँ ये अच्छा है। मुस्लिम हिंदू, जैसे मुस्लिम है, मुस्लिम्स की मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में है ना, माइनॉरिटी में है हिंदुस्तान में, मुस्लिम माइनॉरिटी में है एंड हिंदूज आर इन मेजॉरिटी। बट ऐसा तो कुछ नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में कि हिंदू कुछ भी कर सकते हैं मुस्लिम्स के साथ, ऐसा नहीं लिखा ना। तो अगर ऐसा लिखा होता सो इट विल नॉट बी ए सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज मुस्लिम्स विल नॉट बी एग्री। बट इसमें लिखा है सब इक्वल है, तो उनके पास एक रीज़न है ना इस चीज़ को मानने का। सो क्लियर हुई बात? मीन्स दिस इज़ अ हॉलमार्क ऑफ अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। की सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन के पास एक ये चीज़ होती है कि सोसाइटी में जितने मेंबर्स हैं उनके पास एक रीजन है इसको फॉलो करने का। समझ आया? मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इफ़ मे बी, देखो ये लाइन मैंने खुद ऐड की है यहाँ पे कि इफ़ मे बी मतलब अगर ऐसा हो जाए, कैसा? अ कॉन्स्टिट्यूशन अलोइंग परमानेंट मेजोरिटीज़ टू ऑप्रेस माइनॉरिटी, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा करने लग जाए। देखो मैंने अभी एग्जांपल दिया है कि जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी के साथ कुछ भी करे, मतलब हिंदूज़ है मुस्लिम्स के साथ कुछ भी करे, सो पीपल विल नॉट फॉलो दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर ऐसा हुआ कि पीपल इसको फॉलो नहीं करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा? सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे सेम बात लिखी है कि ग्रुप विद इन सोसाइटी वुड गिव माइनॉरिटीज़ नो रीज़न टू गो अलॉन्ग विद द प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। कि अगर ऐसा कर दिया जाए कि मेजॉरिटी को सारी पावर दे दी जाए और माइनॉरिटी को कुछ ना दी जाए, तो माइनॉरिटी के पास तो कोई रीज़न ही नहीं होगा ना किस चीज़ का? कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने का। मतलब माइनॉरिटी क्यों करेगी भाई फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन को? तो वो तो अनसक्सेसफुल बन जाएगा ना कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई है कि पीपल के पास एक रीज़न है उसको फॉलो करने का। क्लियर? नाउ इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक, द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है इसका बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। फ्रेंड्स मेरे को लग रहा है कि वीडियो पॉज होने वाली है थोड़ी देर में, तो अभी ना हम बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन तक ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। सो बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का मतलब क्या है कि एक तरीके से इंडिया में क्या है, पावर को इक्वली डिवाइड किया गया है, ठीक है। मतलब बैलेंस बन रहा है। जैसे ऐसा नहीं है कि सारी पावर कंट्री के एक ही बंदे के हाथ में है, वो कुछ भी कर रहा है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। पावर इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। या फिर आप क्लास 10th का अगर आपको याद आया हो, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, है ना। मतलब अलग अलग ग्रुप्स में पावर को डिवाइड किया गया है। तो इसी को हम बोल सकते हैं बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। लेट्स रीड। इन अ गुड मतलब वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड्स पावर इन अ सोसाइटी इंटेलिजेंटली सो दैट नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को अच्छे से डिवाइड किया गया है, ठीक है, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। देखो अगर सारी पावर किसके हैंड में दे दे, पीएम के हैंड में दे दे, देयर इज़ नो सीएम,
देयर इज़ नो पंचायती राज, देयर इज़ नो चेयरमैन. ओके, सो व्हाट विल हैपन? ऐसा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, दैट सपोज करो यू बिलोंग्स टू एनी विलेज, तो विलेज में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रधान होते हैं ना विलेज में, तो उनके पास जाते हैं. तो अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब पावर्स को डिवाइड ही नहीं किया, तो क्या सीधे पीएम के पास जाना पॉसिबल होता है? सो दैट इज़ द प्रॉब्लम कम बिटवीन. ओके, तो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, पावर को इंटेलिजेंटली, मतलब अच्छे तरीके से डिवाइड किया जाता है विद इन सोसाइटी. क्लियर? जैसे कि देखो एग्जांपल दिया गया है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है. हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पहले लेजिस्लेचर आता है, देन एग्जीक्यूटिव एंड देन जुडिशरी. अब देखो कुछ कुछ फ्रेंड्स को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में भी कन्फ्यूजन होगी. आई नो दिस थिंग वेरी वेल. क्लास 10th का टॉपिक है ये, बट आई एम रिवाइजिंग इट अगेन. देखो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, देखो ऊपर ऊपर से रिवाइज करता है अभी, क्योंकि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ये तीनों सेपरेट चैप्टर्स है इसी बुक के. ठीक है, तो आगे तो हमें इसे डीपली पढ़ना ही है, बट थोड़ा सा इसको एक क्विक रिविजन सा कर लेते हैं. लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लेजिस्लेचर का काम होता है आप बोल सकते हो लॉज बनाना. ठीक है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उसको एग्जीक्यूट करना, आप कह सकते हो उसको लागू करना. और जुडिशरी का काम होता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ठीक है, इस चीज़ को देखना. तो देखो तीनों के पास इक्वल पावर है, एक लॉ बना रहा है, एक लॉ को लागू कर रहा है, एंड दूसरा देख रहा है कि दोनों सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. मतलब इक्वली पावर को डिवाइड किया गया है. इज इट क्लियर? एंड एवर नहीं है यहाँ पे, इवन है. इवन इंडिपेंडेंट बॉडीज़ लाइक इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन जैसी ऑथोरिटीज़ भी हमारे इंडिया में है. मतलब कोई गड़बड़ हो ना हमारे इलेक्शन में, सही तरीके से इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ये चीज़ें ये कमेटी देखती है, ये बॉडी देखती है, आप बोल सकते हो. ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी टू रिजिड विच कांट चेंज. रिजिड का मतलब होता है कि रिजिड आप बोल सकते हो जिसको बदला ना जा सके. ठीक है, जिसमें कोई चेंज ही ना किया जा सकते, उसको बोलते हैं रिगिड. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इतना रिगिड भी नहीं होना चाहिए कि उसमें कुछ चेंज ही ना हो, कुछ चेंज ना कर सके हम. अब आप लोग सोचोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की क्या ज़रूरत है. तो फ्रेंड्स ये बात समझो कि बोलते हैं ना परिवर्तन ही संसार का नियम है. तो मतलब जैसे जैसे एक टाइम बढ़ता जाता है ना, आगे आगे हम बढ़ते जाते हैं, तो टेक्नोलॉजीज आती जाती है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं सोसाइटी में. सो देयर इज़ ऑल्सो द नीड टू चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इतना रिगिड नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन कि हम उसमें कोई चेंज ना कर सकें. ठीक है, जैसे कि अभी आपको पता है ना, एक आर्टिकल हटा था ना वो कश्मीर का, एंड अभी एक आर्टिकल और भी हटाया गया है, याद नहीं आ रहा है. दैट इज़ आई थिंक आर्टिकल 330. या दैट इज़ आर्टिकल 330. तो देखो कुछ आर्टिकल्स को हटाने की भी ज़रूरत पड़ती है. हाँ, आर्टिकल 330, यस. उसमें क्या था, उसमें ये था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी होता है ना, मतलब उसमें ये था उस आर्टिकल के तहत कि जो फादर है वो अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे को ही दे सकते हैं. बट अब ये आर्टिकल हटा दिया गया है. अब फादर चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे को भी दे सकते हैं, अपनी बेटी को भी दे सकते हैं, फिर इक्वली भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर दान भी कर सकते हैं. क्लियर? तो मतलब चेंजेस की ज़रूरत होती है. क्लियर? तो इतना थोड़े चेंजेस की ज़रूरत होती है, इसलिए ज़्यादा रिगिड नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ को अपडेट होने की ज़रूरत होती है. बट देखो हमने कहा कि रिगिड नहीं होना चाहिए, बट एज वेल फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा. अगर ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर दिया जाए, फ्लेक्सिबल मतलब जब चाहे चेंज कर लो, तो गवर्नमेंट इसका मिसयूज़ भी तो कर सकती है, क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी हमें इसके बाद. अगर इतना फ्लेक्सिबल कर दिया जाए तो फिर चाहे गवर्नमेंट कभी भी इसमें कुछ भी रूल्स जोड़ देंगी, और फिर तो कंट्री सिटीजन्स को फॉलो ही करना पड़ेगा. तो मतलब ना ही ज़्यादा रिगिड होना चाहिए, ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए. क्लियर? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिस्क्राइब अ लिविंग डॉक्यूमेंट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है? एक लिविंग डॉक्यूमेंट. मतलब ये टॉपिक सिर्फ आपका क्या है, इसको समझ लो बस, एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है इसको. Move on to the next. So now there's only two topics that left. First is how was the Indian Constitution made, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया था, एंड कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो ये दोनों टॉपिक है ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, बिकॉज ये वीडियो खुद से पोज हुए, इससे पहले तो हम ही इसको पोज कर देते, यही बेटर रहेगा. ओके, सो फ्रेंड्स आई होप कि जितना मैंने आपको समझाया है ये आपके समझ आया होगा. ओके, तो फ्रेंड्स देखो आप भी ऐसा कर सकते हो कि जैसे मैंने आपको समझाया है ना, उसके बाद आप खुद से नोट्स बनाएं, या फिर मेरे नोट्स देखकर बना लीजिए अगर आपको मेरी लैंग्वेज ईजी लग रही है. वैसे तो मैंने मोस्ट ईजी एंड इफेक्टिव लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो ये भी नोट्स बना सकते हो. PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो. सो until then, thank you so much friends. Part 2 is coming soon. Thank you so much.